तो ये काटे गए वोट किसके हैं और इसको लेकर के विपक्षी पार्टियों में ही मतभेद क्यों है? गंभीर सवाल ये उठता है कि जब सीईओ, जी हां, एसआईआर के सीईओ ये कहते हैं कि ये प्रारंभिक लिस्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं है, फिर भी इस तरह का आरोप क्यों लगाया जाता है कि ये काटे हुए वोट हमारे हैं, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, या काटे हुए वोट किसके हैं? और इस पर अभी से ही चर्चा क्यों शुरू हो गई है? क्योंकि सबको बेहतर पता है फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है, और सीईओ ने तो बिल्कुल साफ तरीके से कह दिया है। इनफैक्ट सप्पल जिन्होंने आरोप लगाया उनको जवाब भी दिया कि आप फॉर्म 6 भर सकते हैं, आपका जगह शिफ्ट हुआ है तो आपके नए लोकेशन का पता डाला जाएगा और आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा। फिर भी इतना विवाद क्यों? क्योंकि विवाद की वजहें कई हैं और इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल जो ये 2.89 करोड़ वोट है ये किसका है, इसको लेकर के ही बड़ा विवाद है। और विवाद की जड़ में सिर्फ विपक्षी पार्टी नहीं है, आपको बता दें बीजेपी भी हैरान है, बीजेपी भी परेशान है। खुद प्रदेश के मुखिया ने इस बारे में कहा है कि आखिरकार ये 4 करोड़ मिसिंग वोटर किसके हैं, और उन्होंने ये कहा कि 85% वोटर बीजेपी के ही हैं। कांग्रेस कह रही है ये विपक्षी पार्टियों के वोटर हैं। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि इन वोटरों को लेकर के जो चिंता उठ रही है वो कितना लाजमी है, और क्या जो एसआईआर ड्राफ्ट है क्या वाकई उसमें लैकुना है, क्या वाकई उसमें कमी है, क्या अपारदर्शिता है, पारदर्शिता की कमी है? इस बारे में चर्चा करने के लिए हम सीधे चल रहे हैं अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अशोक यादव हैं, आपका स्वागत है अशोक जी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता, जी हां, अपर्णा दीक्षित हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक ईसीआई, आपका स्वागत है सर। और साथ ही साथ सुनील शुक्ला जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब के पास सबसे पहले चलना चाहूंगा कि दरअसल अभी ये प्रक्रिया है और कोई भी प्रक्रिया पहली बार में फुल प्रूफ हो नहीं पाता है। अभी एक ड्राफ्ट आया है और उसको लेकर के तमाम सियासी पार्टियां अलग अलग तरह का बयान दे रही हैं। सवाल ये उठता है कि 2.89 करोड़ मिसिंग वोटर्स हैं जिनके नाम कटे हैं। आपको लगता है कि प्रक्रिया में लेकुना है, कहीं ना कहीं कोई बड़ी कमी है? और अगर कमी है भी तो जो फॉर्म 6, 7 और फॉर्म 8 की जो व्यवस्था है क्या वो सफिशिएंट नहीं है कि जो तमाम वोटर्स हैं, जो मृत पाए गए हैं, जो पलायन कर गए हैं, किनका नाम ऐड होना चाहिए, किनका नाम डिलीट होना चाहिए, वो उसमें अकोमोडेट नहीं किया जा सकता? आप इसको कैसे देखते हैं? पंकज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि नववर्ष की बधाई आपको, 26 की, सबको और आपके दर्शकों को। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, और दुनिया भी जानती है, जनता भी जानती है, और आप लोग भी सभी जानते हैं, जो हमारे इलेक्शन कमीशन के स्टेक होल्डर्स हैं और वोटर्स भी हैं, वो सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? 51 और 52 से चुनाव देश में हो रहे हैं। समय समय पर हमारी जो सूची थी वो अपडेट की जाती रही, समय समय पर एसआईआर प्रक्रिया भी हुई, क्योंकि डिटेल में 10 साल के बाद, कभी 11 साल के बाद, 12 साल के बाद, अब 2002, 3 और 4 के बाद अब की बार ये की गई है। रीजन क्या है कि अपोजिशन पार्टियों का एक आरोप था कि हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में अपोजिशन पार्टियों ने ये कहा कि ये जो रूलिंग पार्टी है उसके वोट जो है लाखों लाखों बढ़ा दिए गए हैं, और हमारे लाखों वोट जो हैं हमारे काट दिए गए हैं अपनी वोटर लिस्ट से। इस बात को लेकर मंथन किया गया, और महाराष्ट्र के बाद कमीशन ने विचार करने के बाद ये कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में लेट हो रहा है, काफी दिन हो गया है, क्यों ना शुरू कर दिया जाए। और ये बिहार से शुरू कर दिया गया, सामने बिहार था। आपको याद होगा, इसी तरह से हमारी जो वोटर मशीन आई थी ईवीएम, वो 2004 में शुरू हुई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त। ये केरला सामने इलेक्शन था स्टेट का, तो केरला से ये शुरू हुआ था एक्सपेरिमेंट, और पूरे देश में हुआ। इसी तरीके से एसआईआर की जब अभी बात हुई तो सामने बिहार था, बिहार में हुआ। और बिहार के अंदर आपने सुना होगा कि 65 लाख वोट काटे गए। उसके अंदर मरे हुए भी वोट थे जो मर चुके हैं काफी दिन से, और जो माइग्रेट कर गए परमानेंटली, या जो शिफ्ट कर गए।
और 22 लाख वोटों को सुना होगा आपने कि उसके अंदर ऐड भी किया गया और चुनाव हुआ सफलतापूर्वक। लेकिन उसमें आप ये मुझे बताइए, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि 65 लाख वोट कटने के बाद क्या 5 वोटर आए भी सामने जिन्होंने कहा कि हमारे साथ ये गलत हुआ है? ऐसा नहीं था। अब आप देखिए, अभी यूपी की बात है। यूपी सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसके अंदर सबसे ज्यादा वोटर हैं। इसके प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ से भी हैं और यहाँ से हमेशा प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। और ये बड़ा सेंसिटिव स्टेट भी है, कहा जाता है जो डोमिनेट यहाँ करता है वही सेंटर में राज करता है। अब आप देखिए कि ये भी कहा गया, बीच में आरोप लगाया गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि भाई इन्होंने टाइम हमको ज्यादा नहीं दिया। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ अपोजिशन पार्टी से भी और बीजेपी से, सभी से, ये बताइए कि आपका काम है शासन चलाना, आप अपना शासन चलाइए। इलेक्शन कमीशन का काम है अपनी सूची तैयार करना, अपने टाइम से इलेक्शन कराना, संवैधानिक तौर पे हर वोटर को राइट देना और अपने हिसाब से इसका इलेक्शन कराना, डेट्स वगैरह जो भी होती है। और जब हमारी प्रक्रिया है तो उसमें ये लोग क्यों बीच में आ रहे हैं? इस बात को कि आगे पीछे करिए। ये हमारा काम है अपनी लिस्टों को अपडेट करना, अपने टाइम से उसको इलेक्शन कराना, अपने टाइम से हर एक को व्यवस्था को ठीक रखना। इसमें बीच बीच में ये कहा गया कि ये इलेक्शन कमीशन की जो जल्दबाजी है उसकी वजह से हमारे जो बीएलओ से उनकी डेथ हो गई। अरे बीएलओ से सिंपैथी हमको है, आपको नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका काम तो हो रहा है ना। इलेक्शन कमीशन जिस तरह करा रहा है, जैसे भी करा रहा है, वो पूरे देश के चुनाव कराता आ रहा है। 51-52 से करा रहा है और आज तक करा रहा है और हमेशा होते हैं। ऐसा नहीं कोई पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं। आप देखिए कि 4 नवंबर से 26 दिसंबर तक ये सूची की बात थी, लेकिन फिर 6 फरवरी से 27 फरवरी को हो गया, ये अब आ गई लिस्ट। उसके बाद 6 मार्च को हमारी फाइनल लिस्ट आएगी। लेकिन इसमें ये बात क्वेश्चन ये आया कि 2 करोड़ यानी 89 अप्रोक्सीमेट 3 करोड़ जो वोटर हैं वो वोटर काटे गए। इन वोटर को सब जानते हैं। और एक चीज और मैं बताऊं, अब की बार इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले, जैसे आपको याद होगा कि वोटिंग वाले दिन इनके जो एजेंट होते थे, वोटिंग एजेंट होते थे, काउंटिंग के दिन काउंटिंग एजेंट होते थे। पहली बार इलेक्शन कमीशन ने फैसिलिटी दी इन आरोपों की वजह से कि ऐसा है कि हम आपको देते हैं बीएलओस के साथ में, जो बीएलओस गड़बड़ करते हैं, ये कह रहे हैं आप, बीएलओस के साथ हम आपके हर पार्टी के बीएलओस को ऑथराइज करते हैं कि वो उनको वॉच करें। तो इसमें सभी ने भेजा अपने पार्टियों को। अब ये कहना इतना पारदर्शी हो चुका है, हर चीज है। और अभी भी जो लिस्ट बनी है नहीं, पर अमीन साहब मैं बीच में जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे लगता है फिर मैं अशोक यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं, प्रवक्ता बीजेपी भी हैं, सवाल कईयों के, मैं सबसे सवाल पूछूंगा। लेकिन कहा जा रहा है कि आप बीएलए की बात कर रहे हैं। बीएलए समाजवादी पार्टी के पास है, बीएलए बीजेपी के पास है, अन्य पार्टियों के पास बीएलए ही नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट है? पंकज जी, ये इसीलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए ये देखा गया कि भी हमारे बीएलओस तो काम कर ही रहे हैं, कभी हमको चाहिए नहीं। आपने देखा होगा बहुत दिनों से इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया है कि कोई पार्टी का आदमी डोर टू डोर नहीं जाएगा, हमारा बीएलओ जाएगा, वोटर लिस्ट भी दे के आएगा, वोटर उनकी जो स्लिपें वो दे के आएगा और पूरा असिस्टेंस का काम करता है वो, और फॉर्म लेके आएगा, फॉर्म जमा भी करेगा। लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि ऐसा सरकार के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन कर रहा है। ये फैसिलिटी दी गई, अब उनके पास आदमी है डिप्यूट करने के लिए तो करें, नहीं तो इल्जाम लगाना बंद करें। नहीं, पर यही तो इल्जाम लग रहा ना कि जो काम चुनाव आयोग का था वो काम बीएलए ने ले लिया। कहा यह जाता है कि 80 करोड़ लोग, सर मेरा सवाल सुन ले। कहा यह जाता है कि इस देश में 80% लोग मुफ्त राशन लेते हैं, 67% गांव में रहते हैं, अनस्किल्ड लेबर्स की संख्या लाखों में है, करोड़ों में है। ऐसे में कोई काम छोड़ करके फॉर्म भरने कैसे आएगा? और अगर फॉर्म भरने नहीं आएगा तो ये पूरा प्रक्रिया पारदर्शी कैसे होगा? ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है ऐसे लोगों द्वारा जो आपके पूरे प्रोसेस को क्रिटिसाइज करते हैं। पंकज जी, मैं ये बता रहा हूं कि हमारा नौकर यहां से भाग गया और हमने पूछा भाई कहां गए? बोले मैं अपने गांव गया हूं। मैंने क्यों? तुम्हारा तो यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम है। कहता हम अपने गांव इसलिए जा रहे हैं कि हमारी वहाँ प्रॉपर्टी है, यहाँ तो हम नौकरी करते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, और ये हमें यहाँ नहीं कराना है, हम अपने गांव में कराएंगे। मैंने क्यों? कहता हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी चली जाएगी इसलिए वहाँ रहना है, अदरवाइज हमको जो है डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। ये है, इसलिए आप सुनेंगे कि 12 लाख वोटर लखनऊ के कैपिटल के वहां से चले गए, कट गए वोट।
कहाँ गए? सब गांव में अब चले गए अपने, क्योंकि गांव में भी था, शहर में भी था। ये चीज है। नहीं, आप इसको ऐसे देख रहे हैं, लेकिन जो पार्टियां, जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो दूसरे तरीके से देख रहे हैं। पर आप बने रहिए, मेरे पास बहुत सवाल है सर, मैं आपसे करूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अभी आपने डॉक्टर मोहम्मद अमीन को सुना, वो क्या कह रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। तो सवाल ये उठता है, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, फिर आप बीजेपी पर सवाल क्यों उठाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी क्यों कहते हैं? और खास तौर पर अगर आप सियासी पार्टी हैं अशोक यादव जी, एसआईआर बिहार में मुद्दा नहीं बन पाया, तो उत्तर प्रदेश में आपको क्यों लगता है कि एसआईआर बड़ा मुद्दा होगा? और शायद आप इसीलिए जगह जगह पर बहुत सारे ऐसे बयान देते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरे तरीके से कटघरे में खड़ा करता है। पंकज जी, आपने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी विपक्ष क्यों कहता है। तो इसका कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, इसके लिए कम से कम दर्जनों एग्जाम्पल हम आपको दे देंगे कि जिसकी वजह से विपक्ष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी कहता है। रिसेंट एग्जाम्पल आपको देखना होगा, एसआईआर की वजह से कहता है अशोक यादव जी। एसआईआर ड्राफ्ट जो है उसको लेकर के भी आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी है, तो बीजेपी भी तो खुश नहीं है। बीजेपी भी कह रही है 4 करोड़ वोटर मिसिंग है और 85% हमारे वोटर हैं। और उस पर आपका जवाब होता है कि अगर बीजेपी इन जगहों से जीती है तो क्या यह 4 करोड़ फर्जी वोटर की मदद से जीती है? तो यह अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं यही सवाल तो आपसे करना चाह रहा हूं। हाँ जी जी, देखिए पंकज जी, सिर्फ एसआईआर की वजह से नहीं विपक्ष कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी, बहुत सारे कारण हैं। एक दो कारण अगर आप सरसरी से निगाह से देखेंगे तो बिहार का विधानसभा चुनाव में देखिए जिस तरह से पैसे बंटवाए गए, वो खुलेआम जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हुए बंटवाए गए। सेम उसी प्रक्रिया में अन्य राज्यों में, आंध्रा में और उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तमाम योजनाओं को चुनाव आयोग बंद कर देता है, लेकिन बिहार में बदस्तूर 10-10 हजार रुपए बांटे गए। इसलिए हम लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी। हम लोग इसलिए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाईपोल इलेक्शंस में हम लोगों ने सैकड़ों वीडियो इलेक्शन कमीशन को साक्ष्य के साथ टैग किया, लेकिन कोई सिंगल एक्शन नहीं हुआ। हम लोग इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी कहते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में लगभग 18 से 19 हजार एफिडेविट्स हम लोग चुनाव आयोग को कंप्लेन करके दिए, सिंगल एक्शन नहीं हुआ। तो ये सिर्फ दर्जनों एग्जाम्पल है। अच्छा, दूसरी बात आपने सवाल किया कि नहीं, सॉरी, ये जो मोबिन साहब ने कहा, लखनऊ का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि 12 लाख वोटर लखनऊ के वो मूव कर गए गांव में। तो ये तो सिंपल मैथमेटिक है कि अगर कोई नंबर यहां से माइग्रेट करके कहीं जाता है तो सरप्लस दिखना चाहिए ना वहां पे। आप उत्तर प्रदेश में किसी जिले में, किसी गांव में, किसी बूथ पर सरप्लस आपने देखा है एसआईआर के बाद कि कहीं कोई मतलब वोटर सरप्लस हो गया? मुझे तो नहीं दिखा पंकज जी। हो सकता है इस पैनल में बैठे हुए किसको दिख गया, कोई नहीं जानता है। तो अगर माइग्रेट किया वोटर्स मेट्रो से तो गांव में गया अपने, तो वहां पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। ये रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? मुझे लगता है अमीन साहब जवाब देना चाह रहे हैं। अमीन साहब जवाब देना चाह रहे हैं। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है जी। पंकज जी, कि वो वोटर जो थे जो मूव कर गए गांव में इसलिए कि वहां उनका वोट ना कटे, और यहाँ नहीं थे तो इसलिए यहाँ पे वोट कट गया, ये मैं कहना चाह रहा था। ऐसा नहीं है कि उनको वहां सरप्लस हो जाएंगे, वहां भी रजिस्टर थे, यहाँ भी रजिस्टर थे। अब की बार तगड़ी तरीके से जांच हुई है, पेपर मांगे गए, तरीके से पूछा गया है, और ये पता है उनको कि अगर ये नहीं मिलेंगे तो उसमें क्या होगा, डिटेंशन सेंटर में दिए जाएंगे, उनका ये होगा। ये डर था इन लोगों में, इसलिए उन्होंने, चाहे वो माइनॉरिटी के हों, चाहे वो पीडीए के हों या डीडीए के हों, सारे लोगों ने जो है अपने जो प्रॉपर स्थान था वहां पर कोशिश की है कि हम वहां रहें और वहां अपनी प्रेजेंस दिखलाएं। तो वहां सरप्लस नहीं होंगे, वहां तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। मक्कारी करते थे कि हमारे यहाँ भी होते रजिस्टर, और इसका और कहीं रहना होता 3-3 जगह बनवाते थे वोटर, इसलिए कट गया मामला यहाँ से। तो यहाँ तो दिखेंगे माइनस में, वहां प्लस में नहीं दिखेंगे, वहां लेवल में दिखेंगे। चलिए, ये आंसर मिल गया। अशोक यादव जी, आपके सवाल का जवाब तो मिल गया। मैं अपर्णा जी के पास जाना चाहूंगा, फिर मैं सुनील शुक्ला जी के पास भी आना चाहूंगा। अपर्णा जी, आपको क्या आपत्ति है? आपको क्या आपत्ति है? आपके भीतर भी बड़ी घनघोर चिंता है, ये 4 करोड़ मिसिंग वोटर कहां गए, ये आपके भीतर भी बड़ी चिंता है। क्या ये चिंता इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है
या ये चिंता आपको अपने वोटरों के लिए है कि वो मतदाता सूची में अपना नाम डलवाने के लिए आगे नहीं आ रहे? वजह क्या है? क्योंकि चिंतित तो आप भी हैं, और चिंतित इस हद तक हैं कि नेता को, विधायक को, मंत्री को बूथ लेवल पर मैनेज करने भेज रही हैं। अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नमस्कार, नमस्कार आप सभी पैनलिस्ट को मेरा। और सबसे पहले चलो आपने ये पूछा तो सही कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबक बना हुआ है जो वोटर नए जुड़ने वाले थे, जिन लोगों का नाम कटा है, अब दोबारा कैसे जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही कहना है और चिंता का विषय है कि ज्यादा जो वोटर छूट गए हैं उनका दोबारा से फॉर्म भरना, नए वोटरों का फॉर्म 6 भरना, जो छूट गए उनका फॉर्म 6 भरना, जो विदेशों में रहते हैं उनका 7 भरना, 6A भरना, फॉर्म 7 भरना, जिनके वोटर में कोई त्रुटि है, किसी के पिता के नाम में त्रुटि है, ऐसे वोटर्स को फॉर्म 8 भरना। ये चिंता का विषय है कि हमारे सभी वोटरों के नाम आ पाए मतदाता सूची में। भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक ही चिंता का विषय है और कोई चिंता का विषय नहीं है। हमने हमेशा माना है कि चुनाव आयोग द्वारा जो पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ काम किया जा रहा है, हम सभी पार्टियों के अच्छे और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये अनिवार्य है कि हम सब उनका समर्थन करें, न कि क्रिटिसाइज करें। अपने खुद के वोट बैंक पर आ जाती है कुछ लोगों को, तो इस तरीके की अफवाह और भ्रम फैलाने का जो लगातार काम चल रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है कि इसका समर्थन नहीं होना चाहिए। आप लगातार कहते आए कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी एक है, तो इसीलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने, मैं ये प्रतिक्रिया देने के लिए बैठना पड़ा सभी प्रवक्ताओं को कि आप एक कैसे कह सकते हो। माननीय मोहम्मद अमीन जी ने भी यही बोला कि आप एक कैसे कह सकते हैं, ये हमारा काम है, हमें करने दीजिए। अब विपक्षी पार्टियों का काम विपक्ष में रहना, सरकार का काम अपने सरकार में रहकर उनका काम करना है, और सभी ने अपने अपने VLAs बनाए हुए हैं। दरअसल ये शुरुआत जो हुई वो बहुत ही गलत तरीके से हो गई बिहार में। खुद ही इन्होंने महाराष्ट्र में विरोध किया और खुद ही जब माननीय मोहम्मद अमीन जी ने बताया जिस प्रकार से, उसी पर फिर प्रतिक्रियाएं भी आने लग गई। आप खुद ही विरोध कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम विरोध किसका करें। ड्राफ्ट लिफ्ट हुई, फिर उसके बाद BLO की मौत पर हुआ, उसके बाद फिर तारीख बढ़ाने को लेकर हुआ, 15 दिन की तारीख मिली, फिर 6 दिन की तारीख बढ़ाई, 7 दिन की, फिर 6 दिन की बढ़ाई। चुनाव आयोग ने वो हर चीज अपनाई है जो विपक्ष द्वारा सवाल उठाए गए थे। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। चलिए, पहले हमने प्रोसेस के बारे में जिक्र किया, बात किया, और पर्पस समझने का ये था कि दरअसल आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोसेस पर भरोसा क्यों नहीं है, आपको डाउट है तो कहां पर है। और अब इसी कड़ी में मैं सवाल करना चाह रहा हूं सुनील शुक्ला जी से कि ये कैसे कोई पार्टी कह पा रही है कि ये 2,89,00,000 मिसिंग वोटर जो हैं वो हमारे हैं, वो हमें चोट पहुंचाएंगे। ये किस आधार पर कहा जा रहा है सुनील शुक्ला जी? बड़ा सवाल ये है। धन्यवाद पंकज जी। सवाल ये नहीं है कि ये वोटर किसके हैं, ये राजनीतिक दलों के लिए विमर्श का विषय हो सकता है। हमारे आपके लिए विमर्श का विषय है कि 3 करोड़ लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि SIR की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। अमीन साहब ने कहा कि पहले भी SIR होता रहा। किस साल SIR हुआ है? 1952 में हुआ, 57 में हुआ, किस साल SIR हुआ? मतदाता सूची बनाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, उसमें राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं है। निर्वाचन आयोग घर घर जाकर के लोगों को मतदाता सूची में शामिल करता रहा है। भारत देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि पूरी मतदाता सूची को रद्द कर दिया गया और नए सिरे से मतदाता सूची बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है? यह जिम्मेदारी आम नागरिक को क्यों सौंपी जा रही है कि आप बताइए कि आप भारतीय नागरिक हैं, इस देश में रहने वाला। भारत का 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ और मतदाता सूची बनी, तो इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को मतदाता माना गया। अगर किसी को शिकायत है, मुझे शिकायत है कि पंकज कुमार भारत देश के नागरिक नहीं है, मैं आपत्ति करूंगा। ये निर्वाचन आयोग कौन होता है तय करने वाला कि पंकज कुमार नागरिक है कि नहीं है? ये अपना काम करे ना। मैं खुद करना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग इस जिम्मेदारी को ले। BLA राजनीतिक दलों की भूमिका कैसे हो सकती है? BLA के नाम पर निर्वाचन आयोग कैसे कर सकता है कि BLA हमको सहयोग करेगा? और BLA की जो व्यवस्था है वह एक राजनीतिक दल के हितों के अनुकूल आप बनाते रहे हैं।
आपने बिहार में नियम ये बनाया कि जो जिस बूथ का मतदाता है उसी बूथ का बीएलए होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में या उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर है, वह आपने क्या कह दिया कि उस राज्य के आप निवासी हैं और किसी भी बूथ पर जाकर के आप बीएलए हो जाइए। ये क्या तरीका है? तो नहीं आपके आपके मन साहब पे सवाल पैदा होगा। दूसरी चीज कि आपने कहा कि मिसिंग नाम, माइग्रेटेड नाम और दिवंगत नाम, 3 कैटेगरी आपने बनाई। बिल्कुल ठीक है। मैं कल अपने मतदान केंद्र पे गया था, कोई सूची वहां प्रकाशित नहीं है जिसमें यह साफ साफ बताया गया हो कि ये नाम है ए से लेके जेड तक जो दिवंगत हो चुके हैं। ये सूची है जो माइग्रेटेड है, ये सूची है जो नहीं, मिसिंग है। पर सुनील शुक्ला जी, नहीं, fair एक enough। मिनट पंकज जी, एक मिनट जी, नहीं, जी। एक मिनट पंकज जी, एक मिनट, जी। एक मिनट। दूसरी चीज, अमीन साहब ने ये कहा कि ये लोग गांव में पहले से थे, इसलिए उनका नाम वहां नहीं कम होगा और वहां बढ़ेगा नहीं, यहां कम हो जाएगा। इस राज्य का कोई भी मतदान केंद्र आप बताइए जहां पे मतदाताओं की संख्या कम नहीं हुई हो। कोई भी 3 करोड़ मतदाता कम हुए हैं इस उत्तर प्रदेश में। कोई एक बूथ बता दीजिए जहां मतदाताओं की संख्या कम न हुई हो। सवाल इस बात का है कि जो काम निर्वाचन आयोग को करना चाहिए, ये पूरी तरह से अपारदर्शी तरीका है। ये आप जो काम फिजिकल वेरिफिकेशन पे होता था घर घर जाकर के, अगर मैंने आपको आवेदन पत्र नहीं दिया और मेरा नाम काट देंगे आप? क्यों काट देंगे भाई? आप आवेदन देकर के मेरा नाम मतदाता सूची में क्यों होगा? और आपने एक बात कही कि फॉर्म 6 है। फॉर्म 6 किसके लिए है? नए मतदाता के लिए। 65 साल की उम्र में पहली बार मतदाता बनूंगा और निर्वाचन आयोग कहेगा कि बहुत पारदर्शी तरीके से काम किया जा रहा है। अगर ये लोग गए हैं, आप ये बताइए कि मिस्टर पंकज कुमार जो लखनऊ के अमीनाबाद क्षेत्र में मतदाता थे, आज जाकर के वो मऊ जिले के फला मतदान केंद्र पहुंच गए हैं। अब क्यों नहीं लोगों को बताते, राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी को? ये गोल मोल बात करने से नहीं बात होगी ना। सवाल ये है, ये बड़ा गंभीर विषय है किसी लोकतांत्रिक देश के लिए कि 3 करोड़ मतदाता मताधिकार से वंचित होने जा रहे हैं। एक काम कैसे निर्वाचन आयोग कर सकता है? और पूरी की पूरी मतदाता सूची को रद्द कर दी जाए। और अभी भी यह मामला सब जुडिस है। बिहार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश नहीं आया। आप ये निर्वाचन आयोग ऐसे अभिलेख क्यों मांग रहा है जो लोगों के पास है ही नहीं है? बिहार में हाई स्कूल पास लोगों की संख्या कितनी है आप बेहतर तरीके से जानते हैं। वहां पे सरकारी नौकरी के बाद पेंशन पाने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 2.5% लोग हैं पूरे बिहार में जिनके पास पासपोर्ट है। और जो अभिलेख सबके पास है और जो अभिलेख हर काम के लिए प्रयोग किया जा रहा है, क्या हम उसको नहीं मानेंगे और दावा करेंगे कि बड़ा बहुत पारदर्शी तरीके से आप काम कर रहे हैं? आधार कार्ड कहां नहीं लगता? जिस पासपोर्ट नहीं, सुनील शुक्ला जी, आप सारी बात कर रहे हैं, पर एक मोमिन साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। बिहार में पूरा इलेक्शन हो गया, 5 लोग बाहर निकल करके नहीं आए। ये बात मोमिन साहब कह रहे हैं और मुझे लगता है आपकी बातों का जवाब देंगे। दूसरी बात, दूसरा सवाल सुन लीजिए। ये ड्राफ्ट बिल पर अभी से ही सवाल, जबकि सीईओ कह रहे हैं कि ये प्रारंभिक लिस्ट है, ये अंतिम लिस्ट नहीं है। फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 वो सारा प्रक्रिया है जिसके तहत अपना नाम ऐड करा सकते हैं, डिलीट करा सकते हैं, नए जगहों को बता सकते हैं, वो सारा चीज आप कर सकते हैं। फिर इतनी बड़ी आपत्ति क्यों? नहीं पंकज जी, मैं एक मिनट मैं अपनी बात में कह दूं पूरी बात। आप ये कह रहे हैं कि बिहार में एक भी मतदाता नहीं मिला। बिहार में 1 दर्जन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया है कि मैं जीवित हूं और मुझे मृतक दिखाया गया है। 50 लोगों ने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आके कहा है कि मेरा नाम मतदाता सूची से काट लिया गया। ये कैसे कर सकते हैं आप? कोई नाम नहीं बताया। सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया लोगों ने। न्यायालय में भी एफिडेविट देना, झूठा एफिडेविट देना आपराधिक गतिविधि कार्य है और लोग सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर के एफिडेविट लोगों ने दिया है। तो यह नैरेटिव नहीं बनना चाहिए कि साहब किसी ने नहीं आगे कहा। बिहार के चुनाव में मैं भी रहा हूं और आप भी रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मैं 50 लोगों से मिला हूं जो ये कहे हैं कि मेरे पास सीपी कार्ड है और मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है। उन्होंने जाकर के पीठासीन अधिकारी और अन्य लोगों से कहा कि मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है। नाम नहीं था। मैं औरंगाबाद जिले में लोगों से मिला हूं, मैं अरवल में मिला हूं, मैं कैमूर में मिला हूं, जहां लोगों के पास मतदाता सूची ईपी कार्ड उनके पास है, मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। ये मैं अपनी आंख से देख करके उस राज्य में देखा हूं। कैसे कोई कह सकता है?
और लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर कहा कि मेरा नाम कटा। दूसरी चीज, अगर आप बात ये कहते हैं कि जो जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, सवाल यह नहीं है भाई, मैं यह बहस बहुत ही गौड़ है कि नाम कटने वाले लोग बीजेपी के हैं या समाजवादी पार्टी के हैं या किसी अन्य दल के हैं। यह गंभीर चिंतन का विषय है कि ठीक है, ठीक है, मोमिन साहब से जवाब ले लेते हैं। मोमिन साहब से जवाब ले लेते हैं। मोमिन साहब जवाब देना चाहते हैं। मैं अमीन, नॉट मोमिन, अमीन। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी जी। हाँ, मैं एक चीज ही कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने इस बात को कहा भी है और इस बात को माना भी है, इलेक्शन कमीशन की बात को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, कि आधार कार्ड के ये पहचान पत्र नहीं है, लेकिन हाँ उसका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, लेकिन और ना ही उसका रहने का यहाँ का प्रमाण है कि वो यहाँ का नागरिक है, उससे ये भी साबित नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात, अभी आप कह रहे हैं करोड़ों करोड़ों वोट की बात कर रहे हैं यूपी में, तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको करिए ना। 4,32,000 तो सहारनपुर में 16%, मुजफ्फरनगर में 3,44,000, मेरठ में 6,65,000, गाजियाबाद में 8,18,000, बुलंदशहर में 4,03,000, गौतम बुद्ध नगर में 44,000, 4,74,000। आप बागपत में बात करिए 1,77,000, आगरा में करिए 8,36,000, अलीगढ़ में बात करिए 5,20,000, आप मथुरा में बात करिए 3,73,000, फिरोजाबाद में बात करिए 3,44,000, दूसरी बात मैनपुरी में अरे साहब, अमीन ठीक है, अब तरीके से मैं नहीं, आपको नहीं, बता रहा हूँ ऐसा नहीं है, टोटल जो है ऐसा नहीं वो है। कास्ट में आ जाती है। ठीक ना, है, ना। और अभी एक मिनट जरा जी, इनको बात कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं शुक्ला जी। जी हाँ, उनको बताना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का ये तो राइट नहीं है कि हाँ आपकी वो देखे, लेकिन लिखे फॉर्म में 6 में लिखा है, 8 में भी लिखा है, 7 में लिखा है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। हम सिर्फ भारत के नागरिक को वोटर बनाते हैं, विदेशियों को वोटर नहीं बनाते हैं। ये है इलेक्शन कमीशन का रूल संविधान के अंतर्गत। ठीक है, और ये प्रवचन करना कि वहाँ ये नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? आप बिहार में तो क्या आप बोल सकते थे, पत्रकार थे वहां पर, प्रिंट कर सकते थे, जवाब दे सकते थे, पब्लिक से पूछ सकते थे। हमने तो आपको किसी भी चैनल पर नहीं देखा बात करते हुए। आज आप कह रहे हैं कि मैं बिहार में था और कैमूर में था। अरे हम भी इलेक्शन कराते आए हैं, आप तो वहां गए भी नहीं होंगे। मैं तो फेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में कराया है और लक्षद्वीप में कराया है और गंगोत्री में कराया जाके, जहाँ आप जा नहीं सकते जल्दी। ऐसी जगहों पे हम लोग कराते हैं इलेक्शन। ऐसी ऐसी ट्रेडिशनल जगह हैं, कुछ जाना मुश्किल है और वहां भी हम लोग वोटिंग करा के आते हैं सक्सेसफुली। इस तरह से क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन को सहयोग करना चाहिए, जिसके लिए BLS मांगे गए थे कि आप लोग बाद में न कुछ कहें कि इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी की है या उनके BLO ने बेईमानी की है। इसलिए और जरूरत नहीं है, आप आइए चाहे ना आइए, इलेक्शन का काम होता है। डेट्स बढ़ाई गई हैं, समय बढ़ाया गया है। अगर लोगों की डेथ हुई है उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, हमें दुख भी है। लेकिन जब बड़ा काम होता है तो उसमें कुछ न कुछ दुर्घटनाएं भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा इलेक्शन साफ सुथरा चला जाता है। जब भी इलेक्शन होता है पोलिंग पार्टियों की पूरी पूरी गाड़ियां पलट जाती हैं और डेथ हो जाती है। उसका क्या करेंगे आप? हर चीज का आप बीच मत बोलिए। आपका काम है पत्रकारिता करिए, किसी काम है इलेक्शन लड़ना लड़िए। हाँ, उसमें कोई बेईमानी हो तो हम तैयार है सुनने के लिए। उसके बाद नहीं सुनते तो आपके सामने कोर्ट है, कोर्ट जाइए। कोर्ट ने क्यों नहीं रोक दिया हमारी प्रोसेस को? इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस रोका है, आज तक नहीं रोका कभी भी। जब इलेक्शन अनाउंस होता है, इलेक्शन होने के बाद आप पिटीशन कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है अशोक यादव जी, यही तो बड़ा सवाल है, यही तो बड़ा सवाल है कि SIR पॉलिटिकली भी मुद्दा नहीं बन पाता है। और जहां तक आप जिस चीज को लेकर के चुनौती करते हैं पब्लिक में, वो कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाता है। यही तो सवाल है। आपने सुना डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब जो बोल रहे हैं, आपने उनको सुना कि अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो BLS का इस्तेमाल इसीलिए किया गया कि भाई आप BLS भेजिए, वो सहायक होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये प्रारंभिक लिस्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों मान लिया गया अभी से कि ये मेरे वोटर हैं, उनको वोट डालने, उनका नाम जानबूझ करके काटा गया? अगर हम धार्मिक पहलू से भी देखें, अगर हम हिंदू रिलीजियस प्लेस की भी बात करें तो वहां पर भी वोटर्स कटे हैं। जहां पर मुस्लिम बाहुल इलाका है वहां पर भी नाम कटा है। फिर हम इस चश्मे से क्यों देखते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप विपक्ष में हैं और क्रिटिसाइज करना आपका काम है। नहीं पंकज जी, ऐसी बात नहीं है। सबसे देखिए, 2 बार हमारे यहाँ पे अमीन साहब ने कहा। पहली बार उन्होंने कहा कि BLA मर रहे हैं तो इनको क्यों चिंता हो रही। दूसरी बार फिर कह रहे हैं कि BLA मरते रहते हैं, पोलिंग पार्टियों का एक्सीडेंट हो जाता, मर जाते हैं लोग।
ये अमानवीयता है। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीएलए लोग मर गए, उनके परिवार पे क्या दशा गुजरी है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप 30 डेज का जो टाइम बाउंड लगाए, जो कैपिंग लगाए थे, इतना अफरा तफरी चाओस मचा था आलो पूरे साहब, उत्तर क्या कहते हो प्रदेश जी? में। यही इसकी काम वजह रह गया है इलेक्शन से इस कमीशन लेवल के तक पास। के इंसिडेंट्स हुए स्टेट के हैं, इलेक्शन इसकी कराने होते वजह हैं, से लोग सेंट्रल मरे भाई इलेक्शन। साहब। और इसको अब सुन लीजिए अमीन साहब, साल सुनिए भर सुनिए चलाएंगे क्या सुनिए यही प्रक्रिया को? काम नहीं करने अरे देंगे इलेक्शन सुनिए कमीशन सुनिए को? इलेक्शन सुनिए, कमीशन इलेक्शन काम नहीं कमीशन करने काम करे, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन आप जवाब दीजिए ना लोकतंत्र मुझे। और आपको कितना टाइम लोकतंत्र की चाहिए? जनता का हत्यारा नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र आ हत्यारा गया नहीं हो आपका सकता। विषय। अपना तो इलेक्शन इलेक्शन लड़ा कमीशन नहीं जाता। लोकतंत्र का लोकतंत्र हत्यारा, प्रजातंत्र की बात बीएलए करते का हैं तो हत्यारा, आप जनता लोग का जनता के हत्यारा काम करिए। नहीं हो सकता, आप नहीं लोग हो जनता के सकता। काम आप जिस नहीं तरह से किए। डिक्टेटरशिप वाली इलेक्शन बात यहाँ कमीशन चला रहे हैं ना, ये डिक्टेटरशिप जब आप सीआई में रहे इलेक्शन होंगे कमीशन तो को डिक्टेटरशिप बहुत बुरा भला भागी है। कहेंगे, काम अभी आप जनता सीआई का में नहीं नहीं करेंगे, है, वोट आपको अभी देगा। आप एक सामान्य नागरिक हैं। यहाँ पे डिक्टेटरशिप हाँ मत करिए, यहाँ पे कोई अधिकारी आप नहीं है, ठीक है? आप अपने क्या मर्यादा में रहिए। और दूसरी बात में क्या आप अपने मर्यादा में रहिए, मर्यादा में आप रहिए, जनता का काम मर्यादा करिए, में आपको रहिए, जनता सुनेगी। मर्यादा अपनी में मर्यादा में रहिए ना। रहिए, मर्यादा में रहिए, हाँ, मर्यादा में मर्यादा रहिए, में आप ज्यादा झूठ उछलिए मत मत, झूठ मत बोलिए। ज्यादा उछलिए मत, इलेक्शन मर्यादा में रहिए, न लगाइए। ज्यादा उछलिए मत, नहीं नहीं, मर्यादा मुझे में लगता रहिए। है भाजपा से आपको टिकट नहीं पर्सनल मिलने वाला है। पर्सनल होने की भाजपा जरूरत से नहीं आपको है। राज्यसभा नहीं आपको मिलेगी, भगा देता है वहाँ से। पर्सनल भाजपा होने से की आपको जरूरत एमएलसी नहीं नहीं है। बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट। आप मर्यादा में रहिए, अशोक चाटुकारिता मत यादव करिए जी आगे भाजपा की। बढ़ते हैं, बहुत मर्यादा में पर्सनल होने रहिए, की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोई चाटुकारिता मत डायरेक्टली करिए आपको भाजपा की, अटैक नहीं मर्यादा किया में है। रहिए। नहीं हम नहीं, आपको ठीक है कायदे से अशोक समझा यादव रहे जी, हैं। जवाब दीजिए, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? जी। ये 2,89,00,000 वोटर किसका? इलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया में इतना ज्यादा भरोसा क्यों नहीं, भरोसा कम क्यों? सवाल ये है। और अगर आपके सवालों में दम है तो कोर्ट ऑफ लॉ में आप अभी तक स्टैंड क्यों नहीं किए? बड़ा सवाल ये भी है और ये गंभीर सवाल है। और प्रारंभिक लिस्ट पर ही इतना हाई तौबा क्यों, जबकि अभी बहुत सारी प्रक्रियाएं बाकी है? सवाल ये है और यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पंकज जी देखिए, बहुत सारी प्रक्रियाओं में इस देश की जनता को उलझाने का रीजन क्या है? मैंने कल भी ये सवाल कई चैनल पे पूछा कि एसआईआर का जो ऑब्जेक्टिव क्या बता रहा चुनाव आयोग? क्या घुसपैठिया पकड़ना है, ट्रांसपेरेंसी है, फर्जी वोटरों को पकड़ना है, मृतक वोटरों को पकड़ना है, क्या कारण है? और अगर ये एसआईआर, जैसा कि सुनील शुक्ला जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, ये एसआईआर जो इस तरह का हुआ है, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह से एसआईआर हो रहा है। इसके पहले कभी एसआईआर नहीं हुआ था। हाँ, हमेशा फॉर्म 6, फॉर्म 7 फॉर्मेट के माध्यम से हमेशा वोटरों की वेरिफिकेशन चुनाव आयोग समय समय पर करता रहा है। कितने लोग मरे हैं, कितने लोग माइग्रेटेड हैं, कितने लोग दो जगह, ये सारी चीजें होती रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह से पूरी वोटर, देखिए पंकज जी, बीच में अमीन जी अमीन साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं अपर्णा जी आपके पास। जी हाँ, बोलिए 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 अशोक जी, आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट मैं ये कह रहा था, बार बार मैं जो लोगों सुन रहा हूँ, आपके जो डिबेटर्स हैं, कि कभी एसआईआर नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कभी नहीं हुआ, चले जाए आके अपना चेक कर ले, अरे गूगल कितनी बार एसआईआर हो चुका है गैप के हिसाब से। और लास्ट जो हुआ था 2, 3 और 4। अमीन साहब, एसआईआर होने का कोई भी नोटिफिकेशन, किसी भी डेट का आप बता दीजिए किस तारीख का नोटिफिकेशन है। इस साल एसआईआर हुआ है, रिवीजन हर साल होता है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। हुआ है ना आपने कई बार हुआ, बिल्कुल सही बात आपकी। और पहली बार नहीं हुआ एसआईआर का कोई भी नोटिफिकेशन, एसआईआर बराबर हुआ है। और वोटर एसआईआर 2002 मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एसआईआर नहीं था। अमीन साहब 2003 में एसआईआर नहीं हुआ देश में, 2004 में एसआईआर रिवीजन हुआ, कभी नहीं हुआ एसआईआर, कभी नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, रिवीजन तो हमारा रिवीजन हुआ रिवीजन हुआ है। और एसआईआर का प्रावधान, अरे अमीन साहब, या तो बात सुनिए ना। अमीन साहब, अरे मैं चेक कर लिया हूँ। और अमीन साहब, एसआईआर का प्राविधान जनप्रतिनिधित्व कानून में पूरे देश में कराने का प्राविधान ही नहीं है। नहीं, वही आप सुनिए, एसआईआर कराने का प्राविधान ही नहीं है। प्राविधान है कि किसी खास विधानसभा क्षेत्र में, किसी खास लोकसभा क्षेत्र में आप करा सकते हैं। आपके हिसाब से तो इलेक्शन कमीशन का अधिकारी नहीं चुनाव कराने का, आपके हिसाब से है। आप लोग जो कहें वही सही, ना खाता ना मैं कहाँ कर रहा हूँ भाई, मैंने तो कहा नहीं। अमीन साहब, अपनी बात मेरे मुंह मत डालिए ना। मैं कह रहा हूँ कि एसआईआर जब हुआ है, उसका नोटिफिकेशन की कोई भी तारीख,
आपने अरे रिकॉर्ड भाई, चेक कर लिया। आप एक हमने काम तो अभी नहीं मैं कर कह रहा हूँ कि सकते। एसआईआर ये कराने की कोई भी हुआ है, नोटिफिकेशन की तारीख आप बता लास्ट दीजिए। 2004 अगर में हुआ है, नोटिफिकेशन हो तो दिखा आप चेक कर दीजिए। लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में हम कहाँ दिखाएंगे, इस ने वक्त निर्वाचन डिबेट कर आयोग रहा हूँ मैं। एसआईआर का कोई नोटिफिकेशन दिखा नहीं पाया, कोई भी नोटिफिकेशन दिखा नहीं पाया। दूसरी चीज जो बात ये बात कही जा रही है कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मुद्दों पर भी विपक्ष की बात को नहीं सुनी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड को शामिल न करने के निर्वाचन आयोग के मैंने निर्णय तो को मना नहीं बदल किया, दिया, मैंने कहा उसको माना है इलेक्शन बदल दिया। कमीशन ने। नहीं, लेकिन आप वो निर्वाचन, लेकिन उनका भाई प्रमाण अमीन पत्र साहब, नहीं है यहाँ कि तो वो बात सुन लीजिए भारतीय आप। है। भारतीय का नहीं, प्रमाण सवाल पत्र नहीं, नहीं कि उन्हें कोई हमारे प्रमाण भारत पत्र नहीं के है। नागरिक हैं। जितने जितने बस जितने प्रमाण पत्र मांगे गए हैं अमीन साहब, उसमें कोई प्रमाण पत्र ऐसा जो नागरिकता का प्रमाण पत्र हो। जो एसआईआर के दौरान जो भी प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, उसमें कोई प्रमाण पत्र भारतीय कानून के अनुसार नागरिकता का प्रमाण पत्र है? जरा आप बता दीजिए। अरे पासपोर्ट है, लाइसेंस, दुनिया भर की चीजें बताई नागरिकता का गई प्रमाण हैं। पत्र नहीं है 11 वो है, वो 11 नागरिकता का आइटम है, प्रमाण पत्र नहीं है। वो 11 नागरिकता का आइटम है। प्रमाण पत्र नहीं है, वो यातायात, वो ट्रांसपोर्ट का प्रमाण पत्र है, यात्रा का प्रमाण पत्र है। और आप बताइए किसी प्रमाण पत्र को? जमीन की जो रिकॉर्ड है, वो रजिस्ट्री होना खेतों के चाहिए, अभिलेख है, का पेपर वो होना आपके नागरिक होने चाहिए, का प्रमाण पत्र नहीं है। रजिस्ट्री होना चाहिए, पेंशन का पेपर होना नहीं चाहिए। नहीं, आपको ठीक है, वो भी ठीक नागरिकता है, का प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन वो भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। पेंशन का कागज भी नागरिकता का प्रमाण लेकिन पत्र नहीं तो है। तैयार नहीं है। अमीन साहब देखिए, अमीन साहब या तो कानूनी बात इसी कर बात को लीजिए, देखिए, ऐसे नहीं की बात चलेगी देखिए ना। पंकज नहीं, जी, पर इसी सुनील बात शुक्ला को जी, सुनील शुक्ला आपको जी, वोटर आईडी कार्ड सुनील के शुक्ला जाते जी, हैं और इसका काम नहीं होता। कई जिले इसी को में क्या कई करना जिले चाहिए? में आधार कार्ड उसकी आबादी से ज्यादा आवंटित कर दिए गए हैं। हाँ, तो क्या बिल्कुल ऐसा सही है। कोई बिल्कुल है पंकज डिफॉल्टी जी, बिल्कुल सही प्रोसेस, है। ऐसा इसलिए कोई ना, गड़बड़ इसलिए प्रोसेस पंकज जी, को अगर पंकज जी, कोर्स आप- करेक्शन के आप- जरिए ठीक किया जाए बस तो इसमें गलत सुन क्या लीजिए है? आप। नहीं, गलत इसलिए है कि जब आधार कार्ड जारी हो जाता है तो जो लोग दिवंगत हो जाते हैं उनकी संख्या कम नहीं होती। आपने कोई प्रक्रिया सुनी है आज तक कि जो आधार कार्ड जारी हो गए हैं, उन जिन लोगों का निधन हो गया है उनकी संख्या कम हो गई? आप वो प्रक्रिया तो चली नहीं। नए लोगों के आधार कार्ड बनते गए, वो पुराने कार्ड को उस संख्या में जुड़ती चली गई। इसको आप बता रहे हैं कि जनसंख्या के हिसाब से आधार कार्ड ज्यादा हो गए? नहीं, लेकिन सुनील जी बहुत सारे सवाल हैं। मैं ठीक है, मैं आपका पर्सपेक्टिव ले रहा हूं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यह भी सच है मैं बिहार से आता हूं, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपका कोई गांव होगा, आपका शहर होगा, आप नोएडा में रहते हैं, 3 जगह का वोटर आईडी कार्ड लिए हुए बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। क्या वो करेक्ट होने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल। आप ये भी बता रहा हूं आपको मैं, जो बात कही जा रही है वो भी एक गलत नैरेटिव है कि लोग शहरों से छोड़ करके गांव में चले गए। उत्तर प्रदेश में और आपके राज्य बिहार में भी, लगभग देश के सभी राज्यों में 2 तरह की वोटर लिस्ट है। एक वोटर लिस्ट वो है जो राज्य निर्वाचन आयोग तैयार कराता है और जो लोग पंचायतों के चुनाव में मतदान करते हैं। मैं अपने पंचायत के चुनाव के लिए अपने गांव का मतदाता हूं और अधिकांश लोग अपने गांव के मतदाता हैं जिनकी बात कही जा रही थी कि मेरा नाम कट जाएगा, मैं यहां से नहीं से वहां चला जाऊंगा। हमारी खेती बाड़ी जहां है वहां पंचायत के चुनाव में मैं मतदाता हूं, और जहां मैं रहता हूं, जहां मैं काम करता हूं, जहां मेरा प्रोफेशन है, वहां मैं लोकसभा विधानसभा का मतदाता हूं। तो ये जो बात कही जा रही है कि लोग माइग्रेट होकर के चले गए हैं, और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो नाम कटे गए हैं वो गलत नहीं कटे गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। वास्तव में लोगों के नाम कटे हैं। जो लोग गांव के मतदाता होते हैं वो पंचायत के चुनाव में मतदाता हैं। चलिए ये मुद्दा अहम है और इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक शुरू किया। दरअसल 2 मुद्दों को अगर हम देखें, और 2 मुद्दे हम इसलिए देखें क्योंकि उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो कहा यह जाता है कि बहुत सारे इलाके हैं और वो इलाके ऐसे हैं, जैसे अगर हम बात करें कि अवध के इलाके में अगर वोट कटा है तो जानबूझ करके किसका काटा गया? अगर हम पूर्वांचल की बात करें, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, राज्य के सबसे प्रवासी वोटर्स यहां पर रहते हैं। विपक्ष का दावा है कि प्रवासी वोटर्स के नाम काटे गए हैं जो मुंबई, दिल्ली और सूरत में काम करते हैं। क्या अपर्णा जी आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया के पीछे का कारण था कि शुद्धिकरण, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होना, और जो लोग जो डबल वोटिंग किए हुए हैं, आप ये लगातार कहने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात तो मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर इतना विरोध क्यों।
जब कोई शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है चुनाव आयोग द्वारा, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। कह रही है कि सूची रद्द कर दी, 2003 की सूची ली गई है भाई, कहाँ रद्द कर दी? 15 करोड़ करके वोटर थे, 15 करोड़ 44,000 करके वोटर थे, 19,000। उस सूची को हमने मद्देनजर 2003 के, उसको हमने जब हर जगह ड्राफ्ट भेजा, उनको हर ड्राफ्ट की रिसीविंग ली इन 15 करोड़ 44,19,000 लोगों से, और उसमें से फिर जो रिटर्न हमें जो रिसीविंग प्राप्त हुई वो 12 करोड़ 55 लाख 56,000 करके इतनी सूची हमें रिसीविंग प्राप्त हुई। फिर हमारा ये रहा कि जो वोट शिफ्ट हो गए हैं उनको हमने जो वोट शिफ्ट हो गए उनका हमने वोट काटा। आप कह रहे हैं पंचायत चुनाव में अलग हो सकता है और विधानसभा चुनाव में अलग वोट हो सकता है। भाई कैसे हो सकता है? ये वाला गणित मुझे समझ में नहीं आया। एक वोटर, चुनाव आयोग कहता है, पूरी वोटिंग प्रक्रिया ये कहती है कि चुनाव कोई भी वोटर एक जगह वोट कर सकता है। यही आकलन सही है और यही कहता है सही है SIR। इसीलिए मृत जो हो गए उनका क्या करोगे आप बताओ? 10 लाख से ज्यादा वोटर को हम चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को। तो कितनी सारी प्रक्रिया के बाद हमने ऑनलाइन की प्रक्रिया भी हमने देखने को मिली। तो ओवरऑल जो भी ये विरोध हो रहा है वो कुल मिला के विपक्ष द्वारा इसलिए है कि उनके पास खुद के मुद्दे नहीं बचे हैं पूरी प्रक्रिया के दौरान। इन्होंने सोचा कि बिहार में हम इस ये वोट चोर गद्दी छोड़ वाला नारा देकर हम बहुत बड़ी जीत हासिल कर लेंगे, हम हर मतदाता को भड़काने का प्रयास करेंगे, हम लोगों को भ्रम में पैदा कर देंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ही हमने सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब बताइए क्या होगा फिर? लोगों को भड़काने का ये पूरा क्रम जो लगातार वैश्विक स्तर से चल रहा है सभी पार्टियों द्वारा, युद्ध स्तर पर चल रहा है सभी पार्टियों द्वारा, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोगों में अराजकता का भाव पैदा हो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, ताकि सरकार कहीं ना कहीं असहज स्थिति में आए और लोगों को नियंत्रण न कर पाए। ठीक है, फाइन। एक मुद्दा मैं और लेना चाहूंगा और मैं चाहूंगा अशोक यादव जी इस पर बात करें। दरअसल कुछ ऐसे बेल्ट हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि वहां की आबादी कम कैसे हो गई, वहां वोटर्स कम कैसे हो गए? क्या इसलिए हो गए क्योंकि वहां पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं और इसलिए वहां वोट कट गए? पर अगर हम आंकड़े को देखते हैं तो चाहे हिंदू प्लेसेस भी हों जहां पर हिंदू धर्मस्थली ज्यादा है, अशोक यादव जी, अयोध्या में भी तकरीबन 18% वोट कटे हैं, प्रयागराज में 25% वोट कटे हैं, वाराणसी में 19% तकरीबन वोट कटे हैं, मथुरा में 19% वोट कटे हैं। और आप इन जगहों पर देखें तो आप ये पाएंगे कि बीजेपी अयोध्या में 2022 में 3 सीट जीती थी, आप 2 जीते थे। प्रयागराज में 12 सीट में 8 सीट एनडीए जीती थी। वाराणसी में 8 सीटों पर एनडीए जीता था। मथुरा में 5 सीटों पर जीत हुई थी पिछले विधानसभा में। सवाल यह उठता है कि जब यहां पर जीत हुई थी तो आप ये कहते हैं कि भाई यहां क्या फर्जी वोटरों से जीता गया है क्या? और जब यही बात मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, संभल के लिए होती है तो आप इसको माइनॉरिटी से जोड़ देते हैं। आप लोग ये कहने लगते हैं कि माइनॉरिटी का वोट काटा गया है। ये लॉजिक क्या है? पंकज जी देखिए, जो वोट काटे गए हैं जो 2.89 करोड़ प्लस 1.40 करोड़, 1.40 करोड़ तो संदेह के घेरे में है। अभी उनके ऊपर नोटिस जाएंगी, उसमें से भी गारंटी है नहीं कि 1.4 करोड़ लोग वापस आएंगे, बहुत सारे लोग उसमें से भी डिलीट हो जाएंगे। तो ये सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है पंकज जी। सवाल ये है कि अभी आपने जो सवाल आपने किया अभी भाजपा के प्रवक्ता से कि जो हमारे प्रवासी लोग हैं जो गांवों से शहर में गए हैं जॉब करने कमाने, उनका जो वोट काटा गया है, उनकी क्या गलती थी? क्या वो लोग घुसपैठिए थे क्या? बड़ी संख्या में लोग वोट काटे गए, बड़ी संख्या में लोग अब वो अपना नौकरी चाकरी छोड़ के वहां से वापस आए हैं, फार्म 6 भरने, वापस वहां से अपना रोजी रोजगार छोड़ करके आए फार्म 6 भरने। ये क्या न्यायोचित है? और दूसरी बात देखिए, आप लोगों के साथ बोलिए, अगर आपको लगता है किसी का वोट कट गया है, आपकी BLS क्या करेंगे? जो आपने तैनात कर रखे हैं कि वोटर लिस्ट फर्जी थी या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये सब जानते हैं, ये इलेक्शन कमीशन भी जानता है, कुछ होता है। पंकज जी देखिए, इंडिविजुअली अपर्णा जी इनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। इनको वन एट ए टाइम प्लीज। अमीन जी डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक बार जो है भाजपा अशोक जी को बोलने दीजिए, अशोक जी को बोलने दीजिए।
बोलिए। नहीं इस तरह कोई तरीका हम भी बोलेंगे, फिर हम आपके नहीं नहीं अशोक जी, आप बोलिए प्लीज, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था पंकज जी कि जो वोटर्स के नाम काटे गए हैं, ये इसको हिंदू मुस्लिम में बांटने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि वोटर्स इतने बड़ी संख्या में हर पांचवें वोटर को फर्जी कैसे मान लिया गया? उत्तर प्रदेश के हर पांचवा वोटर फर्जी, और अगर 1.40 करोड़ इसमें जिनके ऊपर नहीं तो नोटिस फर्जी वोटर तो आप भी कह रहे हैं ना, आप भी कह रहे हैं ना 4 करोड़ जिसको बीजेपी मिसिंग बता रही है, उसको लेकर के आप भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये जो मिसिंग वोटर्स के दम पर ही बीजेपी जीती, क्या ये फर्जी वोटर्स कहां गायब हो गए? ये सवाल आप भी उठा रहे हैं, आप भी उन वोटरों को फर्जी कह रहे हैं। ये दोनों बात कैसे हो सकती है, यही तो पूछ रहा हूं मैं। देखिए पंकज जी, देखिए जो 4 करोड़ वोटर्स की बात हो रही है, वो हम नहीं फर्जी कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग फर्जी बता रहा है उनको। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि उन वोटर्स को अगर आप ये उसमें अगर सब जोड़ के हम लोग बोलें कि अगर वो 4 करोड़ वोटर फर्जी थे, तो क्या फर्जी वोटर के सहारे 2 बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में? सवाल ये चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। और अगर फर्जी वोटरों के भरोसे बन गई सरकार, तो सरकार तो अवैध सरकार है, फिर इस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात देखिए, हमें जो लगता है जो एसआईआर का पूरी प्रक्रिया है पंकज जी, ये दबंग मूवी में एक डायलॉग था जो सलमान खान का, कि तुम्हारे अंदर हम इतने छेद करेंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे कहां से क्या करना है। वही स्थिति है कि जनता को इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि उस सवाल सरकार से पूछना ही भूल जाए, अपने कागज बनवाने के लिए लाइन लगे, फॉर्म 6 भरने के लिए लाइन लग जाए, और एक परेशान हैरान जनता कभी जो है नोटबंदी में लाइन में लग जाए, कभी वोटिंग में लाइन में लग जाए, कभी फॉर्म 6 भरने के लाइन में लग जाए। पूरी जनता को पंकज जी परेशान करने का एक पैकेज भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से ले लेकर आ रही है कि पूरी जनता को परेशान करो, ताकि जनता एक सवाल न पूछे कि मोदी जी ट्रंप के सामने क्यों इतना झुक रहे हैं 56 इंच का सीना। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर देखिए, पर इस पूरे प्रोसेस में आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि पीडीए को बचाने के लिए हम जागरूक हैं, हम अलर्ट हैं, और योगी जी तो यहां तक आरोप लगा दे रहे हैं कि एसआईआर प्रोसेस में। मैं चाहूंगा अमीन साहब भी इस पर बोलें, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन पर आरोप है। योगी जी ने यह बात कही है कि एक जगह, एक जिले में एसआईआर फॉर्म भरने में बांग्लादेशी का नाम सामने आया। वो खुद 20 साल का था, पिता 30 साल का था, दादा 40 साल का था, और यह बयान पब्लिक डोमेन में। तो अमीन साहब, ये आवाज सिर्फ विपक्ष से ही नहीं उठ रही है, ये आवाज सत्ता पक्ष के तरफ से भी उठ रही है। नहीं पंकज जी, जहां तक सवाल है, कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं और हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि फूल प्रूफ कहा जाता है। जिस दिन वोट पड़ता है उससे एक दिन पहले तक भी कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। ये कहना कि एकदम अपडेट है, एकदम अपडेट को मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक चीज को मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग अपने वोटर आईडी कार्ड रखते हैं, कहते हैं हमारा वोटर आईडी कार्ड है और हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। वो सर्वे हुआ करता था, लेकिन अभी डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, इसकी वजह से एक तो फेसेस क्लियर रहेंगे, दूसरी बात उनका सारा रिकॉर्ड रहेगा और अपने मोबाइल को दिखा सकते हैं वो जाके, और उनका लिस्ट में नाम रहेगा और वो पहले चेक भी कर सकते हैं। जैसे हमारा वोटर्स हेल्प लाइन है, वोटर हेल्प .go.in, तो ये है ईसीआई का। तो ईसीआई की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, अपना इपिक नंबर डाल के चेक भी कर सकते हैं आज की डेट में भी कि आपका नाम गया या नहीं गया। लेकिन आरोप लगाना ठीक नहीं है। हाँ, कुछ चाहिए असिस्टेंस तो आपको देगा, बीएलओ का काम है, नहीं देगा तो एईआरओ देगा, एईआर तो सीओ देगा, और सीओ नहीं देगा तो आप इलेक्शन कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन बिना वजह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। चलिए, आरोप लगाना ठीक नहीं है सुनील जी, लेकिन अंतिम सवाल आपसे यही करना चाहूंगा कि दरअसल विपक्षी पार्टियां या सत्ता पक्ष भी जो है, वो दोनों आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष अलग अलग तरीके से लगा रहा है, विपक्ष लगातार लगा रहा है, और सवाल फिर वही उठ खड़ा हो रहा है कि ये 2,89,00,000 वोटर किसके, ज्यादा आवाज उठाने वाले के या जो चुप चुप रह करके आवाज उठा रहे हैं उनके? ये वोटर किन के हैं? नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर मैं इस तरीके से इसको नहीं देखता कि वोटर किसके। पंकज जी, मैं दूसरे चैनल पे जाना चाहूंगा। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू। अमीन साहब को मैं केवल एक बात कहना चाहता था कि इन्होंने ये कहा कि जिले 3 करोड़ कहा जा रहा है। जिले वाइज आप देख लीजिए, 9 लाख मतदाताओं की संख्या अभी तक कटी है प्रयागराज जिले में। 10 या 11 विधानसभा क्षेत्र है वहां।
एक विधानसभा क्षेत्र में कितने मतदाताओं के नाम कट गए, उस हिसाब से देख लीजिए। 3 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे, 403 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में। विधानसभा वाइज कितने मतदाताओं के नाम कट गए? ये छोटी मोटी संख्या है। किसके वोट कटे, किसके वोट नहीं कटे, पंकज जी, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। सवाल यह है कि लोकतंत्र क्योंकि कांग्रेस कह रही है हमारे वोट कटे, सपा कह रही है कि भाई ये मैं नहीं कह सकता हमारे वोट कैसे कटे। ये कांग्रेस और सपा के बीच में ये राजनीतिक दलों का बयान है। और ये अभी जो नैरेटिव बात फैलाई जा रही है कि दोहरा, आप बताइए ना, बिहार में कम से कम 100 लोगों की पहचान ऐसी हुई जो हरियाणा में मतदान किए, दिल्ली में मतदान किए, बिहार में जाके मतदान किए। वो डुप्लीकेसी तो नहीं रोक पाए आप। और वे 100 ऐसे लोग हैं जिनको हम और आप भी पहचानते हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब को आप भी पहचानते हैं, मैं भी पहचानता हूं। दिल्ली में भी मतदान किया उन्होंने और बिहार में मतदान किया। तो डुप्लीकेट, और यह निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर कहता है कि डुप्लीकेसी को रोकने के पास मेरे पास कोई तंत्र नहीं। गलत बोल रहे हैं तो सवाल इस बात का, अगर आप ये पूरी दूसरी चीज, मेरा मानना है कानून की भाषा। मैं ये जानता रहा हूं कि मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया चलती रही है 1952 से लेकर के 2024 तक। यह शुद्धिकरण का जो नाम जो शुरू हुआ, यह किस बात की शुद्धि है? ये कि शुद्धिकरण, आप अपडेट करने का काम शुद्धिकरण मतदाताओं की, सुनील शुक्ला जी, शुद्धिकरण मतदाताओं की, असली मतदाता पहचानने की, अलग अलग जगह वोट ना डाल सके इसको फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाने की, इसी की यही प्रक्रिया है जिसको चुनाव आयोग कहता है। सवाल ये उठता है कि प्रारंभिक लिस्ट के बाद इतना बवाल क्यों? क्योंकि अभी अंतिम लिस्ट आना बाकी है। आप इस प्रक्रिया का हिस्सा क्यों नहीं बनते? और फॉर्म 6, 7, 8 जिसके तहत कटे हुए नाम, बदला हुआ एड्रेस, जो ये सारी सुविधाएं हैं, उसको हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते, यूज क्यों नहीं करते? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट, तकरीबन 3 करोड़ वोट कटने के बाद चिंता सिर्फ विपक्षी पार्टियों में ही नहीं है, यह चिंता बीजेपी में भी है। बड़ा सवाल यह है कि ये वोट किसके हैं, और इस पर हमने गंभीर चर्चा की। अपर्णा दीक्षित जी, अशोक यादव जी, सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।